आज का हमारा टॉपिक है स्पर्शरेखीय वेग और त्वरण, अभिलंबिक वेग और त्वरण। स्पर्श स्पर्शरेखीय वेग और त्वरण क्या होता है कि मान लो हमारा कोई कण है और वो किसी वक्र के अनुदिश गति कर रहा है। तो जिस समय वो किसी पोजीशन पी पर है, सपोज कीजिए किसी पॉइंट पी पर है, तो वहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच लो। तो जो स्पर्श रेखा आएगी उस डायरेक्शन में जो वेग और त्वरण होंगे वो तो ये होंगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले इनके। और जो स्पर्श रेखा आपने खींची है तो उसी स्पर्श रेखा की एक लंबवत लाइन खींच लो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन होगी वो अभिलंबिक वेग या त्वरण होगा। यानी सपोज कीजिए कि ये मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया, चलिए यहाँ पे बता देता हूँ कि एक कण है हमारे पास, वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, इस कर्व के अनुदिश गति कर रहा है। तो मान लीजिए किसी पॉइंट पी पर, यहाँ पर किसी पोजीशन पर, यहाँ पर है वो, इस समय यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची है। तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन स्पर्श रेखा कहलाती है, यह स्पर्श रेखीय दिशा कहलाएगी, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखीय। और इसी पॉइंट पी पर इस लाइन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ एक लाइन खींचिए, मतलब परपेंडिकुलर खींचिए 90 डिग्री पर। तो ये जो लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, अभिलंबिक दिशा कहलाएगी। स्पर्श रेखीय दिशा में जो वेग और त्वरण होंगे वो स्पर्श रेखीय त्वरण वेग और त्वरण होंगे, और इस डायरेक्शन में जो वेग और त्वरण होंगे वो अभिलंबिक वेग और त्वरण होंगे। तो अभिलंबिक जो वेग है वो हमेशा जीरो होता है, यानी इस डायरेक्शन में जो भी वेग होगा वो हमेशा जीरो होता है। और इस डायरेक्शन में जो वेग होता है वो ds/dt होता है। फिर स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, उसका ये फॉर्मूला होगा, यानी इस डायरेक्शन में त्वरण का ये फॉर्मूला हो गया। और इस डायरेक्शन में जो त्वरण का फॉर्मूला है वो v² है। यहाँ s एक तरह से डिस्टेंस का ही काम कर रहा है, ठीक है। s क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो हमने कोई दूरी चली, तो दूरी जो चाप है वो चाप s है, ठीक है, एक तरह से डिस्टेंस ही है। और यहाँ पे जो रो है, ये जो सिंबल है रो, इसका मतलब यहाँ पर जो अपन ने वक्रता त्रिज्या पढ़ी थी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या पढ़ते थे, वो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होगी, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये वक्र हमारा वृत्त है, ठीक है, सर्कल है, तो सर्कल में रो का मान कितना होता है, उसकी त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कर्व के लिए रो का मान अलग अलग होता है। अब फिलहाल हम सवाल करते हैं, उससे आपकी और क्लियर हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो स्पर्श रेखीय दिशा है, मतलब दो डायरेक्शन हम काम में ले रहे हैं, एक तो स्पर्श रेखीय दिशा और एक उसके अभिलंबिक। और जैसे हमने कल जो पढ़े थे उसमें एक तो ये पढ़ा था कि जो इस पॉइंट को आप मूल बिंदु से मिला दो, ये अरीय दिशा हो गई, और ये अरीय दिशा हो गई, और फिर उसके परपेंडिकुलर अनुप्रस्थ हो गई, ठीक है। एक x और y के डायरेक्शन में ली थी अपन ने, और एक उसकी कोणीय बल ली थी। ये अलग अलग प्रकार से त्वरण और वेग और त्वरण है। तो फिलहाल सवाल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी कण का स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण सदैव समान हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका वेग e⁻ψ के समानुपाती होगा। तो स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण को समान रख दो। आपको दिया गया है स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण दोनों क्या है, समान है। स्पर्श रेखीय त्वरण का सूत्र क्या है हमारे पास, vdv/ds। अभिलंबिक त्वरण का सूत्र क्या है, v²/ρ। अब देखिए इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता था। देखो इसको लेने का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि अपन इसको इसके इक्वल रख के फिर डेरिवेटिव नहीं वो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, और इसको इसके इक्वल रखने का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यानी यहाँ पर रो है और यहाँ पर टी है, तो रो का टी के सापेक्ष भी समाकलन नहीं होता। हमने इसको इसके बराबर रखा है, तो क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि भाई ये ds है और ये रो है, तो फिर समाकलन कैसे होगा। तो अब देखिए फिलहाल मैंने इस वाले फॉर्मूले को चूज किया, और इधर तो इसका एक ही फॉर्मूला है v²/ρ। तो जो v है, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, और ये जो v है वो इस तरफ चला जाएगा क्रॉस में,
और ds का भी क्रॉस में भेज दो और रो। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रो का फॉर्मूला होता है जो कि ds के पदों में होता है, ds अपॉन डी साई। ठीक है, तो हम यहाँ रख सकते हैं रो बराबर ds अपॉन डी साई। तो ds से ds कैंसिल, यहाँ आ जाएगा डी साई। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम आसानी से, तो ये तो हो जाएगा log v और यहाँ आ जाएगा साई प्लस सी। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी निकालूं तो इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये लोग इधर पक्षांतरण होकर एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, साई प्लस सी। तो ए की पावर साई को अलग कर दो और ई की पावर सी को अलग कर दो, जो कि वापस एक नया कांस्टेंट बनेगा, सी डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो वेलोसिटी है वो ई की पावर साई उसके समानुपाती है। तो इस कांस्टेंट को हटा के समानुपात का निशान लगा दो, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपको गिवन था और इसकी हेल्प से हमने दिखा दिया कि वेलोसिटी ई की पावर साई के समानुपाती है। ये आपको दिखाना था कि उसका जो वेग है वो ई की पावर साई के समानुपाती होगा। और ये फॉर्मूले आपको, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। इससे पहले वाले जो फॉर्मूले वो वाले और ये वाले मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए क्या डिमांड है, क्योंकि जो आपकी यूनिट है आपको ये पता नहीं चलेगा कौन सी एक्सरसाइज से है, तो आपको यही पता रखना है कि मतलब स्पर्श रेखीय बोला है या फिर अरीय बोला है, अनुप्रस्थ बोला है या विलंबिक बोला है। इनमें वर्ड में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा आपको क्लियर करके रखिएगा कि कौन से वर्ड का कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। एक कण है वो किसी वृत्त के व्यास ए बी पर, इस व्यास ए बी पर अचर वेग से गमन करता है। तो अचर वेग से गमन करता है, मान लो u वेग से गमन करता है। और एक अन्य कण है, अब एक दूसरा कण और है, वो विराम अवस्था से अर्ध परिधि ए बी पर, वो यहाँ से रवाना होएगा और विराम अवस्था से रवाना होएगा। ठीक है, अर्ध परिधि ए बी पर, यह अर्ध परिधि ए बी है, इस पर एक समान स्पर्श रेखीय त्वरण से चलता है। तो इस पे अब चल रहा है और इसका जो स्पर्श रेखीय त्वरण है वो क्या है, अचर है। यानी स्पर्श रेखीय त्वरण जो है वो क्या है, अचर है। इस पे वे ए से एक साथ रवाना होते हैं, जो दोनों कण हैं वो बिंदु ए से एक साथ रवाना होते हैं और बी पर एक साथ पहुंचते हैं, और जब पहुंचेंगे भी तो भी साथ में ही पहुंचेंगे दोनों। ठीक है, अब सिद्ध करना है कि बी पर उनके वेग पाई अनुपात 1 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पर बी पर उनके जो वेग है, इसका वेग, इसका और इसका जो वेग है वो उनका जो अनुपात लेंगे वो अनुपात पाई अनुपात 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए जो दूसरा वाला कण है वो स्पर्श रेखीय त्वरण अचर है उसका। तो दूसरे कण की बात करते हैं अपन। स्पर्श रेखीय त्वरण अचर है इसका। स्पर्श रेखीय त्वरण का ये सूत्र लिख देता हूं मैं, वी डी वी अपॉन डी एस बराबर कॉन्स्टेंट, एक अचर मान लेते हैं के। इसका पक्षांतरण किया तो के डी एस, समाकलन कर सकते हैं हम आसानी से इसका, के तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर के एस अपॉन सी। अब अगर ये कांस्टेंट निकालना चाहें अपन तो प्रारंभ में देखिए हमारे पास क्या कंडीशन थी। प्रारंभ में ये कण विराम अवस्था से रवाना होता है, यानी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। प्रारंभ यहाँ से रवाना होता है और फिर गति करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर, यहाँ जैसे मान लो किसी भी समय यहाँ पर है तो ये वाली जो दूरी s कहलाएगी। तो प्रारंभ में ये जो दूरी थी ये कितनी थी, प्रारंभ में यहाँ खुद 0 पे बैठा था तो ये दूरी कितनी थी, 0 थी। तो s क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो v 0 है, s 0 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बराबर के 2k s, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2k s। यानी मुझे वेलोसिटी और s में रिलेशन मिल गया। अब देखिए जब ये कण यहाँ पे पहुँच जाएगा उस समय s कितना हो जाएगा, देखो ये आधा सर्कल क्रॉस कर रहा है तो आधी परिधि कितनी होती है, पाई आर के बराबर होती है। तो जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा तो s कितना हो जाएगा, पाई आर। आर मान लो इसकी त्रिज्या a मान लेते हैं एक बार। ठीक है,
तो s बराबर क्या रख दो, पाई a रखने पर, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 2k, यहाँ आ जाएगा पाई a। ये वेलोसिटी किसकी है, इधर जो कण गति कर रहा है उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। और कब की वेलोसिटी है, जब वो प्रारंभ में तो ये 0 से रवाना हुआ था, लेकिन जब यहाँ पहुंचा तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये हो गई, ठीक है। ये दूसरे कण का वेग है। अब जैसे मैंने अभी देखो स्पर्शरेखा के त्वरण का एक सूत्र काम में लिया, ऐसे इससे मुझे देखो v और s वाला सूत्र काम में लिया, तो मुझे v और s में एक रिलेशन मिल गया ना। अब इसी प्रकार मैं वापस लेता हूँ स्पर्शरेखीय त्वरण अचर बराबर अचर। तो स्पर्शरेखीय त्वरण का जो दूसरा सूत्र है dv/dt, ये वाला काम में ले रहा हूँ मैं, ठीक है, v और t वाला सूत्र। तो है तो वो त्वरण तो वही है k, ठीक है। तो यहाँ से देखिए समाकलन करेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, kt आ जाएगा, एक साथ में कांस्टेंट। अब प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में वेलोसिटी क्या थी, 0, और उस समय गति क्या समय कितना था, 0। जब प्रयोग स्टार्ट नहीं होता तब तक हम क्या मानते, t बराबर 0। फिर प्रयोग होने के स्टार्ट होते ही फिर t बराबर 1 2 3 ऐसे काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है सेकंड में, ठीक है। तो प्रारंभ में t क्या था, 0, यानी प्रारंभ को ही हम क्या कह देते हैं, t बराबर 0 कहते हैं। अब देखो वेलोसिटी 0, t 0, तो c डैश क्या आ जाएगा, c डैश हमें मिल जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें वेग और t में रिलेशन पता चल गया, ठीक है। अब अगर मुझे t निकालना है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बिंदु का t निकालूँ मैं, तो इस बिंदु का वेग रखना पड़ेगा मुझे, यानी इस कण को यहाँ जो दूसरा वाला कण है उसको a बिंदु से लेकर b बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगा वो निकालना है। तो मुझे यहाँ का वेलोसिटी रखना होगा, तो यहाँ का वेलोसिटी कितना है, ये वाला है। तो जब ये मैं रख दूंगा, इसको मैं से लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, यानी बी पॉइंट पर वेलोसिटी, और किसका, दूसरे कण के लिए। तो अब मैं यहाँ पर वेलोसिटी रखूँगा, यानी v की जगह वेलोसिटी ऑफ b रखूँगा, कितनी है, 2k पाई a, और इसका रूट रखने पर तो यहाँ से मुझे t मिल जाएगा, v के अंदर k का भाग दे दो, ये v हो गया, और इसके अंदर k का भाग। ये टाइम कौन सा है, पॉइंट बी पर पहुँचने का, और कौन से कण का, दूसरे कण का समय। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि जो दोनों कण हैं वो साथ साथ पहुंचते हैं, यानी ये यहाँ से रवाना हुआ और वो वहाँ से रवाना होकर आया, लेकिन पहुंचे दोनों साथ साथ, यानी दोनों का समय बराबर है। तो यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, प्रश्नानुसार प्रथम कण का समय और दूसरे कण का समय। अब देखिए जो पहला कण था हमारे पास वो यहाँ से यहाँ तक गया था, ठीक है, तो उसे कितना समय लगेगा, वेग उसका u है और दूरी उसकी कितनी है, दूरी उसकी a और a, यानी व्यास कितना हो गया 2a, ठीक है। तो वेग इतना है, दूरी इतनी है, तो समय कितना लगेगा, वेग बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे वेग। तो दूरी है उसकी 2a और वेग कितना है u, और दूसरे कण का समय अभी हमने फाइंड किया था 2k पाई a रूट अपॉन k, ये आया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका पक्षांतरण कर दूँ और इनका पक्षांतरण इधर कर दूँ, तो यहाँ से u मिल जाएगा मुझे, तो ये आ जाएगा 2ak अपॉन 2k पाई a रूट। तो यहाँ से मुझे दूसरे कण का नहीं पहले कण का वेग मिल गया मुझे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों कणों का जो वेग है उनका अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अब हम अनुपात निकालेंगे,
जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो अनुपात निकालेंगे तो जो दूसरा कण का वेग था और पहले जो कण का वेग था दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं। जो दूसरे कण का वेग था वो आया था, और जो पहले कण का वेग है वो आया है 2ak, और जो ये अपॉन में आता है ये अपॉन में ऊपर चला जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और फिर नीचे 2ak से 2ak से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई, और नीचे कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1, तो v अनुपात u। तो दोनों कणों का जो वेग है हमने निकाल लिया, फिर अब अनुपात लिया, तो कितना आया, पाई अनुपात 1। यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पाई अनुपात 1 सिद्ध करना है, तो जो कि हमने सिद्ध कर दिया है, तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। एक अगला क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि एक समतल में गतिमान एक कण है, उसकी गति की दिशा में कोणीय त्वरण ज्ञात करना है। एक समतल है, उसमें एक कण गति कर रहा है और उसकी गति की दिशा में जो कोण है उसका त्वरण ज्ञात करना है। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई कण है वो इस प्रकार गति कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो सपोज कीजिए किसी पॉइंट पी पर किसी समय उसकी पोजीशन पॉइंट पी है, तो उस समय इसका जो गति की जो डायरेक्शन होगी, जो स्पर्श रेखीय डायरेक्शन होती है, उसे कोई टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है उसे हम क्या कह देते हैं, गति की डायरेक्शन कह देते हैं। क्योंकि अगर जैसे इसने पथ छोड़ा, ये वाला जो पथ है उसको अगर ये छोड़ देता है तो ये इस दिशा में गति करने लग जाएगा। जैसे एक रस्सी से पत्थर को बांध लिया, पत्थर को अपन घुमा रहे हैं तो वो वृत्ताकार गति कर रहा है। जैसे आपने रस्सी को छोड़ा या रस्सी को कट किया तो वो उस दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में गति करने लग जाता है। तो इसलिए स्पर्श रेखीय जो दिशा होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, गति की दिशा कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो दिशा है वो गति की दिशा है। अब ये गति की जो दिशा है वो उसका कोण कितना है, उसका कोण यहाँ पर हम जानते हैं, इसको अपन साई कहते हैं। जब इस वाले पॉइंट को अपन मूल बिंदु से मिला देते हैं तब तो हम इस थीटा कहते हैं, और इसके बीच में इसको फाई कहते हैं। और इसको अगर जो अपनी आरंभिक रेखा होती है उससे अगर जो कोण नापते हैं उसको अपन साई कह देते हैं। तो अब इसने क्या कहा है, ये जो कोण बना है उसका त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिए उसका त्वरण आपको आगे से दे भी रखा है कि ये वाला निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर मैं टी के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो चेक करूं तो समय के सापेक्ष इसमें कितना परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, कोणीय वेग। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वापस कैंसिल हो गया, डी साई अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि साई का पहले हम टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या चेंजेस आ गया कि साई एस का फलन है। अगर साई एस का फलन है तो पहले उसका एस के सापेक्ष अवकलन करो, और एस का सापेक्ष अवकलन करके फिर जो एस है उसका टी के सापेक्ष अवकलन करो। तो मीनिंग इसका वही निकलेगा वापस। और रो बराबर क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई होता है। तो यहाँ पे है डी एस अपॉन डी साई, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन रो, और इसका मतलब हो गया v। ठीक है, तो यानी v अपॉन रो। अब मैं इसका वापस अवकलन करता हूँ, तो समय के सापेक्ष वेग का अवकलन हुआ है, वेग में परिवर्तन की दर नाप रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, त्वरण। मतलब एक बार अवकलन तो क्या है वेग, और 2 बार अवकलन क्या है, त्वरण। तो ये कोणीय त्वरण निकल जाएगा, और कोणीय त्वरण ही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो देखिए पहले इसको u डॉट वी से कर दो। ठीक है, तो चलो v का करते हैं, तो डी वी अपॉन डी टी, फिर इसका करेंगे तो -1 अपॉन रो स्क्वायर, और v को अपन ने छोड़ दिया। फिर रो का खुद का करेंगे तो डी रो अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए हमें ये वाला त्वरण निकालना है। इसमें पहला पद देखिए क्या है, v का s के सापेक्ष अवकलन है, हमारे क्या है v का t के सापेक्ष अवकलन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, वही वापस बन जाएगा। और डी एस अपॉन डी टी क्या है, वेग है, तो वी अपॉन रो डी वी अपॉन डी एस। ये देखिए रो का टी के सापेक्ष अवकलन है, और हमें चाहिए क्या, रो का एस के सापेक्ष अवकलन। तो ये काम यहाँ पे कर दीजिए। तो ये तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर, और डी रो अपॉन डी एस। तो ये जो आया है ये क्या आ गया हमारे पास,
ये क्या हो गया, कोणीय त्वरण हो गया हमारा। यही पूछा था आपसे, ठीक है। ये और ये सेम है, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखते हैं।